तो भाई जय हिंद सभी को। खुशखबरी। ठीक है। यूपीएससी सीएपीएफ का फॉर्म आ चुका है आप सबके लिए। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने सीडीएस दिया है, सीडीएस के अटेम्प्ट्स हो चुके हैं पूरे, लेकिन जाना भैया आर्म फोर्सेस में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है। तो भैया यूपीएससी सीएपीएफ एसी का फॉर्म आ चुका है। थोड़ा सा इसके बारे में मैं डिटेल में आपको सब कुछ बता देता हूँ कि क्या क्या इस बार चेंजेस हुए हैं, क्या क्या नई चीजें हैं और ओवरऑल प्रोसीजर क्या है। इस पूरे वीडियो में आपको पूरा डिटेल्ड में मिल जाएगा सब कुछ ओवरऑल। नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। 21 पेजेस हैं, 26 पेजेस है सॉरी, इस नोटिफिकेशन में यूपीएससी सारी डिटेल डाल के देती है, तो आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहो तो खुद नोटिफिकेशन देख लो या फिर ये वीडियो देख लो जिसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलो भैया शुरू करते हैं। बट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड कमेंट वॉट एवर यू वांट टू। ठीक है, तो चलो देखो, एग्जाम आपको नोटिफिकेशन को आया है 5/3/2005। ठीक है, कल आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। लास्ट डेट सबसे पहले बता दी गई है, वो है आपकी 25/3/2025। 25 मार्च 2025, तकरीबन आपके 20 दिन बाद लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, एग्जाम का नाम है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस असिस्टेंट कमांडेंट्स एग्जामिनेशन 2025 और कमीशन की वेबसाइट है upsc.gov.in। ठीक है, तो इसको हम CAPF AC 2025 के नाम से रेफर करते हैं। अब अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी को इंश्योर कर लेना है ना। जो भी कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपनी सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पहले इंश्योर कर लेना है एग्जाम के लिए, है ना। यानी कि आपका जो एडमिशन इस एग्जाम के हर स्टेज पे होता है, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट हो, है ना, या मेडिकल हो, ये प्रोविजनल होता है। प्रोविजनल यानी कि टेम्परेरी होता है, यानी कि आपको सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस पहले फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है। सिर्फ एडमिट कार्ड इशू हो जाने से ये इंप्लाई नहीं होता है कि भैया आप कमीशन के द्वारा फाइनली असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे सिलेक्ट कर लिए गए, है ना। एलिजिबिलिटी कंडीशंस का जो वेरिफिकेशन है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में चलता रहता है और वो इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के टाइप पे आपका होता है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई मेथड नहीं है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। कमीशन की वेबसाइट को यूज कीजिए आप, upsconline.gov.in। ठीक है, अब आपको किसी भी एप्लीकेंट को ये एसेंशियल है कि सबसे पहले आप OTR के लिए खुद को रजिस्टर करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक प्रोफाइल बनती है आपकी कमीशन की वेबसाइट पे, इसका ऑप्शन भी अवेलेबल है। OTR आप भर देते हैं, इसमें आप अपनी सारी डिटेल भर देते हैं, तो इससे क्या रहता है कि आपको पता चलता है कि आप कौन कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल है, कौन सी के लिए नहीं है। OTR को लाइफ टाइम में एक बार ही भरा जा सकता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं है ये मतलब कभी भी भरा जा सकता है, लेकिन एक बार भरा जा सकता है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है तो आप डायरेक्ट फॉर्म को फिल करने के लिए जा सकते हैं। OTR के मॉडिफिकेशन की बात करें इस प्रोफाइल में, अगर आप अपनी OTR प्रोफाइल को चेंज कुछ करना चाहते हैं तो ये भी आपको वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका ही है ना। OTR प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर आपने करवाया है और उसके बाद आपको 7 दिन तक अगले OTR प्रोफाइल डेटा में चेंज करने का मौका भी मिल जाता है। ठीक है, ये डिटेल्स के बारे में मैं थोड़ा नहीं चाहूंगा, ये तो आप लोगों को नॉर्मली पता ही है। हम थोड़ा आगे की बात करते हैं, यानी कि अपने CAPF एग्जाम फॉर्म के बारे में। ठीक है, तो देखो, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन आप लोगों को अवेलेबल नहीं है कि भैया आप विड्रॉ कर रहे हैं एप्लीकेशन से सबमिशन के बाद, तो वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको एक फोटो ID कार्ड की डिटेल्स भी इसमें अपलोड करनी है। वो आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या दूसरा कोई फोटो ID कार्ड हो सकता है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है। मेरे ख्याल से आधार कार्ड ही आप सब लोग यूज करते हो। ठीक है, ये जो फोटो ID कार्ड है इसकी डिटेल्स कैंडिडेट को भरनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन के टाइम, और ये आपको क्या करना है, हर बार अपने साथ कैरी करके ले जाना है। आप जब भी एग्जामिनेशन या पर्सनैलिटी टेस्ट या किसी और टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो आधार कार्ड अपने पास रखना ही रखना है। ठीक है, लास्ट डेट 25 मार्च को रात के 12 बजे तक नहीं है भैया, कि रात को आपको लग रहा होगा कि रात को 12 बजे तक है, नहीं, वो आपकी शाम को 6 बजे तक है, 18 आवर्स तक। तो लास्ट डेट का वेट मत करो, इसी वीक में जाके अपने फॉर्म फिल अप कर लो। बहुत सारी रीजंस होते हैं, उसके सेंटर फिल हो जाते हैं आपके। ठीक है, उसके साथ साथ लास्ट वर्किंग डे जो रहता है आपका एग्जाम से एक हफ्ते पहले, जैसे कि भैया अगर हमारा एग्जाम है 3 अगस्त, है ना, 3 अगस्त को अगर आपका एग्जामिनेशन है तो आप समझ लीजिए आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको जुलाई में हाँ,
ये आपको तकरीबन 28 या 25 जुलाई के आसपास मिल जाएगा, है ना? इसके बीच में आपको मिल जाएगा। और ये भी आपको डाउनलोड करना होता है upsconline.gov.in से। ये पोस्ट से नहीं आता है ना? पोस्ट से कोई भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजे जाते हैं। आपको एक वैलिड और एक्टिव ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि आपको उसी से भैया आप लिंक मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से डाउनलोड करो। ठीक है। अब अगर हम रॉन्ग आंसर्स की पेनल्टी की बात करें, तो जो हमारा पेपर 1 रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भैया यहाँ पे होती ही होती। ठीक है। तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आप लोगों को देख लेना। तो आगे बात करें इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग अप OMR शीट्स, इसमें क्या सीन है? आपको OMR शीट्स यानी कि जो आंसर शीट होती है पेपर 1 के लिए, इसमें आपको ब्लैक बॉल पॉइंट ही पेन ही इस्तेमाल करना है। ठीक है। इसमें आपका ब्लैक बॉल पॉइंट ही पेन ही यूज किया जाएगा। दूसरे तरह के जो आपके पेन्स होते हैं दूसरे कलर्स वाले, ये प्रोहिबिटेड है। पेंसिल और इंक पेन तो आपको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना होता है। ठीक है। उसके साथ साथ आगे आए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस में क्या लिखा, आपकी हेल्पलाइन भी बता रखी है। ठीक है। ये नंबर आपका हेल्पलाइन वाला दे रखा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑपरेशनल रहता है सुबह 10 से लेकर शाम को 5:30 बजे तक, सारे वर्किंग डेज। ठीक है। तो कोई भी इश्यूज हैं एप्लीकेशन प्रोसेस को लेके, रजिस्ट्रेशन को लेके, फी पेमेंट को लेके, डॉक्यूमेंट्स की अपलोडिंग को लेके, तो भैया वो आपके यहाँ पर आ जाते। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं मोबाइल फोन और बाकी आर्टिकल्स तो ले ही नहीं जाने होते हैं, उसकी तो आप सबको पता ही है। उसके बाद फोटोग्राफ को कैसे अपलोड करना है, तो फोटोग्राफ को लेके भी यहाँ पर आपकी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दे रहे। 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए, है ना? यानी कि आपको फोटोग्राफ पे आपका नाम होना चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है। किस डेट पे वो फोटोग्राफ खींचा गया है, कैंडिडेट का फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, 3/4 स्पेस को ऑक्यूपाई करना चाहिए। और आपकी जो अपीयरेंस फोटो लेते समय है, वही अपीयरेंस आपकी एग्जामिनेशन प्रोसेस के हर स्टेज पे होनी चाहिए। रिटन के समय भी, इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के समय भी, या दूसरे समय भी, है ना? तो कोशिश करो कि उसी तरह का आपको जो आपका अपीयरेंस है वो मेंटेन करके रखो। एग्जामिनेशन हॉल आप लोगों को पहुंच जाना है 30 मिनट पहले, हर सेशन के कमेंसमेंट से। मैं आपसे बोलूंगा 1-2 घंटे पहले पहुंचो। साल में एक बार एग्जाम हो रहा है, सीडीएस की तरह साल में 2 बार भी नहीं हो रहा कि आप एक मौका नहीं मिला तो दूसरी बार पूरा साल बर्बाद हो जाए, है ना? अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर किसी दूसरी सिटी में है, तो कोशिश करो कि एक दिन पहले पहुंच जाओ, वहाँ रुक जाओ, किसी सस्ती सी लॉज, धर्मशाला या जो भी होटल वोटल आपको लगता है वहाँ रुक जाओ, और अपने सेंटर को पहले से दिखाओ कि भैया ये मेरा सेंटर है। और फिर आप अगले दिन उसमें आराम से अच्छी खासी नींद लेके चले जाओ, है ना? तो ये भागम भाग वाला काम मत करना कि भैया आप रात को निकले हैं और सोच रहे हैं कि डायरेक्ट मैं सुबह जाके एग्जाम दूंगा, मत करो। एक रात पहले नींद लेना बहुत जरूरी होता है। ये मैंने बहुत हार्ड वे में सीखा था एनडीए में। ठीक है। एनडीए में मैंने सीखा था कि भैया नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एग्जिस्टिंग पैटर्न सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का, थोड़ा बहुत रिवाइज किया गया है। नोटिस और रूल्स को भैया केयरफुली पढ़ लेना, कुछ खास रिवीजन नहीं है वैसे। ठीक है। ओटीआर वोटीआर से रिलेटेड चीज ही है। इसमें ये भी बोला गया है कि गवर्नमेंट जेंडर बैलेंस के प्रति काम कर रही है। वुमेन कैंडिडेट्स को इनकरेज किया है कि भैया आप अप्लाई कीजिए, तभी उसे फीस नहीं ली जाती। ठीक है। तो अब अगर हम डिटेल्ड बात करें, तो 3 अगस्त 2025 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिटन एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा असिस्टेंट कमांडेंट्स की रिक्रूटमेंट के लिए, जो कि ग्रुप ए में आते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, सीएपीएफ में। सीएपीएफ में अलग अलग फोर्सेस आती हैं, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, और सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। ठीक है। ये एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट किया जाएगा। अब इस एग्जाम की वैकेंसीज की बात करेंगे, तो देखो वैकेंसीज की बात किया जाए तो इस बार वैकेंसीज कम है। कम कैसे है, देखो मैं बताता हूँ। लास्ट टाइम की हमारी वैकेंसी से अंतर है। बीएसएफ की मात्र 24 वैकेंसी हैं। लास्ट टाइम आपकी 186, यार इसमें अच्छे से लिखा नहीं जाता है ये। अब ये समझ लो कि भैया बीएसएफ की 186 वैकेंसीज थी। ठीक है। सीआरपीएफ की आपकी 204 वैकेंसीज हैं। पिछली बार 120 वैकेंसीज थी, यानी कि बीएसएफ की वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम हुई। 186 से डायरेक्ट 24, 150 से भी ज्यादा कम वैकेंसीज हुई। सीआरपीएफ की वैकेंसीज बढ़ी हैं, तकरीबन 60-70 वैकेंसीज बढ़ी हैं सीआरपीएफ की। पिछली बार 120 थी, इस बार 204 है। सीआईएसएफ की वैकेंसीज आपकी 8 कम हुई है, पिछली बार 100 थी, इस बार 92 है। आईटीबीपी की वैकेंसीज में काफी कमी आई है, मात्र 4 वैकेंसीज हैं। पिछली बार आपकी 58 वैकेंसीज थी, 50 से ज्यादा वैकेंसीज कम हुई है। और एसएसबी की वैकेंसी जो है वो 33 है, पहली बार उससे पहले 52 थी, है ना? यानी कि इस बार भी देखा जाए, पिछली बार टोटल 506 वैकेंसीज थी,
ठीक है, इस बार मात्र आपकी 357 वैकेंसीज है, यानी कि 150 के आसपास वैकेंसीज कम है। लेकिन बात यह है कि पिछले बार वैकेंसीज आपकी थी भी ज्यादा, उससे पहले जो अटेम्प्ट था ना उसमें वैकेंसीज आपकी कम थी, ये 357 400 के आसपास थी, लेकिन पिछले वाले अटेम्प्ट में बढ़ा दी थी। तभी मैंने कहा था कि भैया पिछले वाला अटेम्प्ट जो है गोल्डन चांस सरकार लेना चाहती है आप, ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्पिटिशन टफ हो जाए। वैकेंसीज वैसे लाइबल टू अल्टरेशन, सरकार चेंज कर सकती है, रिजर्वेशन आपका गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से रहता है। 10% टोटल वैकेंसीज एक्स सर्विस मैन के लिए रहती, ठीक है। अगर उनका वैकेंसीज अनफुलफिल्ड रहती हैं तो फिर जो भी एलिजिबल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनको दे दिया जाता है, नॉन एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में तो आपको पता ही है। सेंटर्स भैया हमारे ये आ जाते हैं, चेन्नई, दिसपुर, कोलकाता और नागपुर पे कोई सीलिंग नहीं है आपकी, लेकिन फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट वाला सिस्टम आपका लागू किया जाता है इन केस अगर किसी पर्टिकुलर सेंटर की कैपेसिटी हो जाती है पूरी, है ना। तो भैया आज से कुछ साल पहले तक तो सेंटर आपके सिर्फ कुछ सिलेक्टेड सिटीज में हुआ करते थे, लेकिन अब सब जगह सेंटर आपके तकरीबन अवेलेबल हो चुके हैं, ठीक है। बहुत जगह आपके सेंटर्स अवेलेबल हो चुके हैं, तो भैया जो भी सेंटर चाहिए भर दो। उसके बाद आ जाते हैं, सेंटर चेंज की कोई भी रिक्वेस्ट आपकी एंटरटेन नहीं की जाएगी, ठीक है, वो कोई भी आपकी एंटरटेन नहीं की जाएगी, तो वो आपको पहले से देख लेना है। उसके बाद कम्युनिटी रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप लिस्ट ऑफ रिजर्व कम्युनिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू करी हैं आप उसके अंडर में आते। स्टेट गवर्नमेंट वाला सिस्टम यहाँ नहीं है। पिछली बार कई लोगों को डाउट था, सीडीएस में भी डाउट था, लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रिजर्व कम्युनिटीज की लिस्ट है उसमें आ जाता है, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को भी बेनिफिट मिलता है अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला है, और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेशन भी आपके पास। ओबीसी कैंडिडेट्स में उनके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम वगैरह वाला भी होना चाहिए, ये सब आपके सिस्टम आ जाते हैं। तो जो भी रिजर्वेशन वाले बंदे हैं वो थोड़ा सा इसमें अपनी कैटेगरी के हिसाब से डिटेल से देख लेगा, ठीक है। आगे बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशंस में नेशनैलिटी तो आपको पता ही है। सेक्स की बात की जाए तो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होती हैं। असिस्टेंट कमांडेंट मेल और फीमेल दोनों बन सकती हैं। एज लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई लोगों ने प्रिपरेशन चालू कर दी होगी लेकिन एज लिमिट नहीं पता होगा। भाई होते हैं ऐसे, कुछ कुछ होते हैं, सीडीएस में भी होते हैं, ठीक है। ऐसा कैंडिडेट जिसने 20 साल की उम्र हासिल कर ली है और लेकिन 25 साल की नहीं की है, 1 अगस्त 2025 को वो एलिजिबल है। इसको छोड़ो, सिंपल सा देखो, 2 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2005 के बीच में डेट ऑफ होनी चाहिए, है ना, यानी कि इंक्लूसिव। ये कल एक बंदे का मैसेज आया, उसने बोला सर मेरी डेट ऑफ बर्थ 8 अगस्त है, ठीक है, 8 अगस्त 2000 है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? मैंने कहा भाई लकी, एक अटेम्प्ट रह गया है, ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट है, तो ये आप डेट ऑफ बर्थ देख लें। पर एज लेकिन आपकी रिलैक्सेबल रहती है, 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया जाता है अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करते हैं। एससी एसटी को करते हैं बिलोंग आप, तो आपकी 30 साल तक हो जाती है। 3 साल का मैक्सिमम आपको दिया जाता है जो कि ओबीसी को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और 5 साल का आपका सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को दिया जाता है एग्जिस्टिंग रूल्स के हिसाब से। राइट, सर्विसमैन को भी एलिजिबिलिटी दी जाती है, लेकिन टोटल रिलैक्सेशन जो आप गवर्नमेंट सर्विस के उस पर कर सकते हैं वो 5 साल की है ओवरऑल। ऐसा नहीं कि भैया आप शेड्यूल्ड कास्ट को भी बिलोंग करते हैं, ये भी ईडब्ल्यूएस को भी बिलोंग करते हैं वगैरह वगैरह, नहीं, आपका सिर्फ एक ही रहेगा, मैक्सिमम 5 साल, ठीक है। तो ये सिस्टम यहाँ पर हो गया। उसके बाद में आगे अगर हम देखें, अब आ जाता है एज लिमिट। एज बेसिकली एज आपकी पता चलती है मेट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। आप समझ लीजिए 10th क्लास के सर्टिफिकेट जो आपका मार्कशीट रहती है वही रिकॉग्नाइज की जाती है ना, उसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो 10th क्लास की मार्कशीट में जो आपकी एज लिमिट है वही मानी जाएगी। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, कोई भी डिग्री हो चल जाएगा, है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी की जो एक्ट ऑफ सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा इनकॉर्पोरेट की गई हो, या दूसरे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाए गए हो, या जिनको यूनिवर्सिटी के तौर पे डीम कर दिया गया हो सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी, या जिनके पास इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसे लोग जिन्होंने उन पर्टिकुलर एग्जाम्स को दिया है जिसको पास करने के बाद वो कमीशन के एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगी। यानी कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, है ना, लेकिन आपको अभी तक अपने रिजल्ट पता नहीं चले हैं, तो भैया आप भी कर सकते हो। तो जो लोग अभी फाइनल ईयर में रनिंग है, जिनको उनका रिजल्ट पता चल जाएगा, तब तक एग्जाम होगा, एग्जाम तक तो पता चल ही जाएगा, वो लोग भी क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं सच बताऊं तो जो अभी 3rd ईयर में है वो बंदा भी मेरे ख्याल से दे सकता
है ना। आप अगर फोर्थ ईयर 4 साल वाली डिग्री है, आप थर्ड ईयर में हो, तो आप आराम से दे सकते हो, क्योंकि इसके जो ज्वाइनिंग है ना वो सितंबर तक होती है, नेक्स्ट ईयर सितंबर तक होगी, तब तक तो आपको फोर्थ ईयर भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को देख लेना है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको टाइम टू टाइम, बोनाफाइड एंड ऑल वो सब दिखाने पड़ते हैं। अब भैया रिस्ट्रिक्शंस है ऑन रीअपीयरेंस ऑफ कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड रिकमेंडेड अर्लियर। अगर आप 2024 में रिकमेंड हो चुके हो, 2023 में रिकमेंड हो चुके हो, सिलेक्ट हो चुके हो, तो भैया आप रिस्ट्रिक्शन है, आप दोबारा दूसरे की सीट नहीं खा सकते। ठीक है, एनसीसी बी एस सी सर्टिफिकेट है, तो ये एक डिजायरेबल कंडीशन है, यानी कि ये आपके लिए बेनिफिट का काम करेगी, है ना। कंसिडरेशन दिया जाएगा आपको इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट में, बस, और किसी में नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में आपके जो फीमेल एस सी एस टी के कैंडिडेट्स हैं, उनको फी का जो पेमेंट है वो नहीं देना पड़ता। फीमेल या एस सी एस टी के कैंडिडेट्स हैं, 200 रुपए आपको देने पड़ते हैं। अगर आप बाकी कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो ऑनलाइन कर देना भैया, सबको आता है आजकल, है ना, इतना बताने वाली बात नहीं है इसमें। हाउ टू अप्लाई बता रखा है, मॉडिफिकेशन इन ओटीआर प्रोफाइल जो भी हमने नीचे कवर किया था वो भी बता रखा है। और उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, क्या है भैया, विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन बता रखा है, ये सब तो चीजें आपने देख ही रखी हूँ, है ना। उसके बाद आएंगे कौन कौन से बंदों को अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, कौन कौन से बंदों को अलाउ नहीं किया जाता ये भी इसमें बता दिया गया है। और उसके बाद अब आगे आते हैं, नीचे 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 लास्ट डेट बता दी है, 25 मार्च 2025, 6 बजे शाम को। करस्पॉन्डेंस करना है कमीशन के साथ में, चिट्ठी पत्री करनी है, खेल खेलने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद में आ जाते हैं सर्विस फोर्स एलोकेशन। सर्विस फोर्स एलोकेशन आपका मेरिट लिस्ट के बेसिस पे किया जाए। ठीक है, सर्विस फोर्स प्रेफरेंसेस के बेसिस पे किया जाएगा, जो आप फॉर्म फिल करते हुए डालते हो, है ना। तो ये दो चीजें हैं, आपकी प्रेफरेंस और मेरिट लिस्ट। तो उसके बाद आते हैं बाकी डिटेल्स की तरफ। तो अब आ जाता है सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम और सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर स्कीम में क्या है, सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन यूपीएससी 3 अगस्त 2025 को कंडक्ट करेगी। दो पेपर होते हैं, पेपर 1 2 घंटे का, 10 बजे से लेके 12 बजे तक रहता है। ठीक है, पेपर 2 2 घंटे के गैप के बाद 2 बजे से लेके 3 बजे तक, 5 बजे तक रहता है। पेपर 1 मात्र 2 घंटे का होता है, पेपर 3 आपका रिटन वाला होता है, तो वो आपका 3 घंटे का। पेपर 1 का नाम होता है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, 250 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल आंसर्स होते हैं, एमसीक्यूज टाइप के रहते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी यानी कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिलती है। लेकिन पेपर 2 की अगर हम बात करें तो ये होता है भैया जनरल स्टडीज का, ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन, जिसके मार्क्स होते हैं 200। इस पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस के अलग अलग मार्क्स रहते हैं। इसमें आपको ऐसे लिखना होता है, प्रेसी लिखना होता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर के कंपोनेंट्स आते हैं, आर्ग्यूमेंट आता है, रिपोर्ट आता है, ये सब चीजें इसके अंदर में आ जाती हैं। ठीक है, इसके लिए आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज, सॉरी, स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके साथ साथ पेपर 2 में जो ऐसे वाला कंपोनेंट आता है, ये आप क्या है, ये आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको चॉइस पहले ही इंडिकेट करनी पड़ती है, अटेंडेंस शीट वगैरह आती है एग्जाम हॉल में, वहां भी आपको इंडिकेट करना होता है। लेकिन बाकी के जितने भी कंपोनेंट है ना, वो आपको हिंदी में नहीं मिलती, वो आपको सिर्फ इंग्लिश में ही लिखने होते हैं। अब एक डिटेल और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, वो डिटेल ये है बीच में, सॉरी टू इंटरप्ट, बट थोड़ा सा प्रमोशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, आप CAPF AC 2025 के बैच के लिए एनरोल कर सकते। कितना बैच है हमारा, 7 महीने का बैच है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पेपर 1 और पेपर 2 के लिए कंबाइंड बैच है। आप चाहें तो सिर्फ पेपर 1 के लिए या सिर्फ पेपर 2 के लिए भी एनरोल कर सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से हमने इस बैच को स्टार्ट कर दिया था। ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी कर ली है कंप्लीट। अब हमारा स्टार्ट हो गया पॉलिटी। पेपर 1 में हमारा क्वांट का पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। ये सब आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू कर सकते। तो हमारे पास प्रोविजन है आपका, ठीक है। ये 3 अगस्त तक आपका चलेगा पूरा ड्यूरेशन, जनवरी से लेकर अगस्त तक, टोटल 7 अगस्त तक, मतलब अगस्त तक रहेगी, 7 महीने का है ये। ऑलरेडी बंदों ने इनरोल कर लिया कईयों ने। मीडियम ऑफ डिलीवरी इंग्लिश रहेगी, जैसा मैं अभी आपको पढ़ा, सॉरी इंग्लिश रहेगी, जैसा मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। कंटेंट भैया हमारा इंग्लिश में रहता है, डिस्क्रिप्शन वगैरह हिंदी इंग्लिश मिला के रहता है। कोर्स कंटेंट पूरा इंग्लिश में है। लाइव क्लासेस भी होती हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हमारे होते हैं। लाइव क्लासेस आपकी कंडक्ट की जाती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो आपको चाहिए होते हैं, 1 साल की वैलिडिटी रहती है। ठीक है, 1 साल तक, अगले टाइम तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीज रहती है। तो जो भी आपका छूट गया है, चाहे वो क्वांट वाला पोर्शन हो जो आपका पेपर 1 वाला है, ठीक है, चाहे जो आपका ज्योग्राफी का पोर्शन हो, वो भी आप कवर कर सकते हो।
अभी तक जो हमने एसेस वगैरह किए हैं या बाकी फॉर्मेट्स वगैरह किए हैं, जो ग्रामर को क्वेश्चन किया है, वो भी आप रिकॉर्डेड क्लास के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आने वाले 5 महीने आप अच्छे से एफर्ट्स दे सकते हो, आपको लगता है कि आप टाइम पुट कर सकते हो, तो भैया आ जाओ, है ना? क्यों? क्योंकि क्लास के पीडीएफ के नोट्स आपको बहुत बढ़िया मिलेंगे हर सब्जेक्ट। क्वेश्चन सॉल्विंग हमारी 5000 से ऊपर यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन हमारे पास। मोड ऑफ लेक्चर्स गूगल मीट रहेगा। लेक्चर की ड्यूरेशन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, कई बार आधे घंटे भी चली जाती। ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पेपर वन के शेड्यूल की, तो पेपर वन हमारा जीके का रहता है। ठीक है, जीके की क्लास आपकी मंडे से लेकर फ्राइडे 5 बार हफ्ते में होती है, सुबह 11 बजे से। सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीटली कवर कर रहे हैं हम लोग। ज्योग्राफी हो चुका है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मंथली करंट अफेयर्स साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, ये सब कवर होने हैं। क्वांट और रीजनिंग आपकी जो है, क्वांट और रीजनिंग ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। मंडे टू फ्राइडे 8 बजे का उसका शेड्यूल था, जिसको हमने 5 बजे शाम को शिफ्ट कर दिया था, लेकिन वो हमारी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। वो हमने पहले ही 1-2 महीनों में कवर कर ली। ठीक है, उसके बाद आते हैं पेपर टू शेड्यूल पे। तो इंग्लिश ग्रामर का जो पेपर होता है, इसका मंडे और वेडनेसडे को 2 बार हफ्ते में होता है। 5 बजे का टाइम हमने रखा था, लेकिन अभी इसका टाइम रात को 10 बजे का चल रहा है। पेपर टू के कंपोनेंट्स हम रात को भी 10 बजे करते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव राइटिंग कंपोनेंट, ऐसे रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, पैसी, ये ट्यूसडे और थर्सडे को किए जाते हैं आपके हफ्ते में 2 बार। ये भी आपको रात के 10 बजे किए जाते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन हमारे रिजर्व रहते हैं पेपर टू के लिए, है ना? क्योंकि बंदे को खुद से ज्यादा करने का टाइम चाहिए होता है। खुद से ज्यादा करोगे तो मतलब कि मैं पेपर टू में असाइनमेंट बेस्ड रहता है। ठीक है, मैं आपको ऐसे के टॉपिक समझाता हूँ, रिपोर्ट के टॉपिक है, ग्रामर वगैरह है, ये सबको फिर आपको खुद करना होता है। फिर होता है भैया हमारा इंडिविजुअल असेसमेंट। टाइम लेके आपका इंडिविजुअल जो भी आपने असाइनमेंट किया है, 2 तरह के हमारे असेसमेंट होते हैं, एवेल्यूएशन होते हैं, डिस्कशन होता है। पहला तो हम कंबाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 बच्चों ने अगर अपने असाइनमेंट सबमिट किए, 4-4, 5-5 टॉपिक्स मैंने दिए, तो अब सबके तो उस टाइम नहीं हो पाए, है ना? तो सबके एक एक टॉपिक को रैंडमली उठाया जाएगा, उसका असेसमेंट किया जाएगा। फिर फर्दर 2-4 दिन बाद एक एक करके बंदों को बुलाया जाएगा, उनके साथ सेपरेट मीटिंग की जाएगी, और उनके जितने भी असाइनमेंट्स हैं उनको ओवरऑल उनकी प्रोग्रेस को सबका एवेल्युएट किया जाता है। तो ये थॉरो 1-to-1 मेंटरशिप है। ठीक है, ये आपको बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स की तरह नहीं कि भैया आपको टाइम नहीं मिला, यहाँ ये सब आपको मिलेगा। ठीक है, जीके और पेपर टू का कंटेंट आपको पढ़ाएंगे अरुण सिंह तंवर, यानी कि मैं। आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस स्टार। एमबीए बिट्स पिलानी से किया है। सीडीएस और एफकेट 6 और 5 बार किया है। सीडीएस एनडीए के लिए 2018 2019 से पढ़ा रहा हूँ। सीएबीएस के लिए ऑलरेडी पिछले वाला एक बैच आ चुका है, और ये हमारा दूसरा बैच। ठीक है, तो बी श्योर अबाउट दैट। अगली बार से हम एसएसवी विंग्स के साथ कोलैब में जो है नई टीम के साथ लॉन्च करेंगे, बट दैट इज फॉर नेक्स्ट ईयर। क्वांट और रीजनिंग आर्यन मंजू भदौरिया ने पढ़ा चुकी है। सीडीएस एएफए 5 बार क्लियर किया है। एफकेट भी 5 बार क्लियर किया है। एसएससी सीजीएल और नार्कोटिक्स और ये क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सब में सिलेक्शन हो चुका है भैया। अप्रैल या मेरे ख्याल से मई से ज्वाइनिंग भी कर लेंगे, इसीलिए मैंने इनका पहले पोर्शन कवर करवा दी। ठीक है, अब ऑप्शंस आपके पास इनरोल करने के कौन सी? पेपर वन मात्र 5,000 में, 4,999। पेपर टू मात्र 5,999 में। ठीक है, पेपर वन और टू कंबाइंड आपके हैं 10,000। कई जगहों पर कॉस्ट हाई लग सकती है, बट बिलीव मी, ये जो 1-to-1 मेंटरशिप आप लोगों के साथ होगी, 7 महीने का पूरी जो जर्नी रहती है, अब 5 महीने की हो जाएगी, लेकिन नॉनदलेस आपका मेंटरशिप उतनी की लेवल की रहेगी, तो फीस जायज है। ठीक है, टीचर अगर मेहनत करता है तो वो वेल पेड होना चाहिए, है ना? सस्ता नहीं सबसे अच्छा वाला हमारा मोटो आ जाता है। ठीक है, सस्ते में यकीन नहीं रखता, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, तो उसके लिए एफर्ट्स होते हैं, टीचर के भी होते हैं, स्टूडेंट के भी होते हैं। बैच में एनरोल करना है तो 8839961158 व्हाट्सएप पर डीएम कीजिए अपनी डिटेल्स के साथ। डीएम करना है आपको। इनरोल करने के लिए फुल नाम बताइए अपना, करंट सिटी बताइए, कौन सा डिग्री या जॉब परस्यू कर रहे हैं उसके बारे में बताइए। हमारे पास कुछ सर्विंग कैंडिडेट्स भी हैं। ठीक है, तो उनका सर्विंग कैंडिडेट ये मत समझना कि भाई आपको मुश्किल होगी, नहीं, उनको भी हम साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। पेपर वन के लिए, पेपर टू के लिए, या फिर कंबाइंड पेपर वन और टू के लिए आप इनरोल करना चाहते हैं, और इन अकेडमीज में आप प्रवेश पा सकते हैं। ठीक है, ये भैया मेरा आप लोगों से कहना था। अगर आपको प्रथम पग अपनी ड्रीम अकेडमी की तरफ लेना है, तो डिफेंस उस्ताद इज द ओनली ठीक है, डिफेंस उस्ताद इज द ओनली। ठीक है, तो ये तो हो गया भैया बैच के बारे में। अब देखो, पेपर वन और पेपर टू के बारे में आपको बता चुका हूँ। आपको कुछ चीजें इंश्योर करनी पड़ेगी। ये पेपर टू में आपको आंसर्स को उसी मीडियम में लिखना है जिसमें कमीशन ने आपको बताया है ना? किसी और में लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वाला सिस्टम भी आ जाता है। ठीक है, कमीशन अपने डिस्क्रिप्शन पे इसको फिक्स कर सकता है। पेपर वन को पहले एवेल्युएट किया जाएगा,
एवोल्यूशन पेपर 2 का आपका तभी किया जाएगा जब आपने पेपर 1 के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पूरा किया। क्या सिनेरियो में बता देता हूँ। अगर आप 2023 के कट ऑफ को देखेंगे, 2023 का कट ऑफ है, इसमें रिकमेंडेशन डिटेल्स और कट ऑफ मार्क्स हैं। अब मैं जनरल का फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। जनरल की वैकेंसीज आपकी ओवरऑल 152 थी। लेट्स सर्विसमैन को कितना रिकमेंड किया गया, ठीक है, ये सब आपका आ जाता है। लेकिन हम मिनिमम क्वालिफाइंग की बात कर, 250 में से पेपर 1 के लिए आपके 118 जो है, ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग था। इस बार शायद और भी कम हो गया होगा, ठीक है, उससे पहले थोड़ा और ज्यादा था। तो अब पेपर की डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली ये। तो 118 2023 में गया था, है ना। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इतने गए थे, यानी कि मिनिमम मतलब ये आपका कट ऑफ था बेसिकली। मिनिमम की बात करूं तो आपको मिनिमम 25% मार्क्स पेपर 2 में भी लाने पड़ते हैं, ठीक है। आपको पेपर 2 में मिनिमम 25% मार्क्स लाने पड़ते हैं, ठीक है। सॉरी, पेपर 1 होना चाहिए। और पेपर 2 जो है आपका, इसमें आपके 30 मार्क्स यानी कि मिनिमम 15% आपको लाने ही लाने। यानी कि आपने अगर पेपर 1 में 50 मार्क्स नहीं लाए तो दिक्कत है। 50 को मिनिमम है, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपका कट ऑफ तो आपको क्लियर करना ही है, तो 50 को लाने ही लाने हैं और कट ऑफ भी क्लियर करना है ना, यानी 25% टोटल मार्क्स। और पेपर 2 में आपको मिनिमम 30 मार्क्स तो होने ही चाहिए, है ना, यानी कि मिनिमम 15%। मोस्टली 90-100 के आसपास स्कोर जाता है बंदों का, जो अच्छा खासा स्कोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि पेपर 1 और पेपर 2 मिला के रिटन स्टेज में 450 में से बंदे को 196 मिले हैं। ये वो लास्ट कैंडिडेट था जिसका रिकमेंडेशन हुआ था, मतलब बाकी के से ऊपर ही मार्क्स होंगे, है ना। तो लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का फाइनल स्टेज में 325 मार्क्स थे, सब कुछ मिला मिलू के इतने मार्क्स इसके आ जाते हैं। तो इतने आपको टारगेट करने हैं, ये चीज हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद में वापस अगर हम यहाँ पर आए तो ये सिस्टम आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है। यानी कि आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कुछ चीजों को फुलफिल करना है। मेल्स और फीमेल्स के लिए पैरामीटर्स अलग अलग है। 100 मीटर के लिए मेल्स को 16 सेकंड में, फीमेल्स को 18 सेकंड्स में। 800 मीटर की रेस के लिए आपको 3 मिनट 45 सेकंड में, फीमेल्स को 4 मिनट 45 सेकंड में, 1 मिनट ज्यादा दिया जाता है। लॉन्ग जंप के लिए आपका मेल्स का 3.5 मीटर्स, 3 चांसेस दिए जाते हैं, जो बेटर होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। फीमेल्स के लिए 3 मीटर, और शॉर्ट पुट के लिए जो गोला फेंकते हैं आपका 7.5 किलो के आसपास का रहता है, 4.5 मीटर तक आपको फेंकना है, 3 चांसेस इसमें भी रहते हैं। जब फीमेल आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए अप्लाई करती है, रिपोर्ट करती है, तो उनकी प्रेगनेंसी स्टेटस से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं, यू कैन गो थ्रू, उनको देख लो भैया, ठीक है। उसके बाद जब आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पूरा कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अनक्वालिफाइड हो गए हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा। इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के 150 मार्क्स होते हैं। और फिर उसके बाद आपकी होती है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो कि नीचे दे रखे। फाइनल सिलेक्शन मेरिट का आपका रिटन एग्जाम और इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के बेसिस पे होगा, दोनों एग्जाम को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स में अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जो को अपॉइंट नहीं किया जाए। सिलेबस दे रखा है, यूपीएससी ने मोटा मोटा सिलेबस दे रखा है, सिलेबस लेकिन काफी डिटेल में होता है। जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस पेपर 1 की बात करें, एमसीक्यू वाले की, जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको करना होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। जनरल साइंस की बात करें तो इसमें जनरल अवेयरनेस देखा जाता है, साइंटिफिक टेम्पर, कॉम्प्रिहेंशन, करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये सब आपको कवर करवाया जाता है, जो कि भैया हमारे बैच में बहुत अच्छे तरीके से कवर करवाया जाए। 2 महीने में यानी कि अराउंड 33 लेक्चर्स हमने लिए हैं, उसमें हमने ज्योग्राफी कंप्लीट कराई। तो यू कैन इमेजिन कितनी डेप्थ से हम जान, ठीक है। दूसरा रहता है जनरल स्टडीज का, ऐसे एंड कॉम्प्रिहेंशन का। ऐसे क्वेश्चंस को नैरेटिव फॉर्म में हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक में बताना होता है। टोटल 80 मार्क्स के 4 ऐसे रहते हैं। 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 में से 4 ऐसे आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। टॉपिक्स आपके इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सामाजिक, ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी वगैरह इन सब से आ जाते, ठीक है। तो 6 में से 4 ऐसे करने पड़ते हैं, 2 रिपोर्ट्स करनी पड़ती हैं आपको, और आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। प्रेसी करना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर का पोर्शन आता है, ये सब कुछ रिटन रहता है। इसमें कुछ भी आपका एमसीक्यू वाला नहीं। पेपर 2 3 घंटे का रहता है, रिटन है, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं इंस्ट्रक्शंस जो आपको फॉलो करनी है। तो ये इंस्ट्रक्शंस देख लेना, कितने केबी का क्या चाहिए। ये अपेंडिक्स आ गया आपका, 1/3 की इसमें क्वेश्चन मार्किंग होती है, 0.33 मार्क्स आपके हटाए जाते हैं।
कंडक्ट के बारे में बताया गया है, और भी चीज़ें आपकी आ जाती है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी देखें तो हाँ। और फिर आपका ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स बता रखे हैं, कितनी मिनिमम हाइट वगैरह है, 165 सेंटीमीटर मैन के लिए, वुमेन के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 सेंटीमीटर और नॉट एप्लीकेबल, प्लस इसमें बाकी मेडिकल की डिटेल भी बताई गई हैं, तो गो थ्रू देम। कुछ भी डेट मतलब इशू आता है तो भैया ये देख ले, ठीक है। अब देखें भैया, कुछ और ही अपेंडिक्स वगैरह है, ये सब चीजें आपकी आ गई। तो भैया सीधी सी बात है ना, कि पेपर कॉम्पिटिटिव है, डिफिकल्ट भी है, लेकिन भैया निकलेगा, है ना। मेहनत करोगे तो पेपर आपका आराम से निकलेगा। इन दी एंड में आपसे बस यही बोलूंगा कि अगर आपको एक इफेक्टिव प्रिपरेशन करनी है तो डिफेंस उस्ताद पर आप आ सकते हैं। आगे आने वाले 5 महीने अगर आप डेडिकेशन से दे सकते हैं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, आपको लगता है कि यार मैं पेपर 2 के कंपोनेंट्स को कर पाऊंगा, जो असाइनमेंट्स ये चाहते हैं उनको टाइम पे कर लूंगा, मैं उतनी मेहनत कर सकता हूँ जितनी इस एग्जाम को निकालने के लिए चाहिए, तो आप आ जाइए। 5 महीने भी है, 5 महीने में अगर आप लग के काम करते हैं, बी श्योर कि आप एग्जाम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इट्स हाई टाइम है कि आप लोग प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें, अगर आपने अभी तक नहीं की है तो। बाकी डिफेंस चार्जेस ऑलवेज है, आप अपनी डिटेल्स, डाउट, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में वो भी मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, कभी भी रीच आउट कर सकते हैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भैया आप लोगों को मैंने बता दी हैं। अभी और भी वीडियोस हमारे आएंगे, सीएपीएफ एसी को लेकर कई सारे वीडियोस आएंगे, ऑलरेडी कई सारी वीडियो मैंने डाले हुए हैं। सीएपीएफ एसी प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, इसमें आपको बेसिक चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी, बहुत सारी जो हमने कवर की है, तो जस्ट गो थ्रू देम, है। समझ में आ जाएगा कि भैया सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन क्या है। पेपर 2 को लेके हमने बहुत सारा डिस्कस किया है, सीएपीएफ एसी और सीडीएस में क्या डिफरेंस है। मैं इसको भी लेके एक वीडियो लेके आऊंगा, ताकि कुछ जो भ्रांतियां हैं, जो मिथ्स है, वो दिमाग से निकल सके कि सीएपीएफ एसी और सीडीएस में बेसिकली क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। सी यू इन द बैच। जय हिंद टू यू ऑल।